राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं पीएम का या देश का अपमान करते हैं। ये भाजपा और भारत कब से एक हो गए? मुख्यमंत्री धामी की बहुत बार तारीफ कर चुके हैं आप। जितनी तेजी वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सवालों को उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या हरीश रावत के लिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता? जिहाद होना चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, जिहाद होना चाहिए महंगाई के खिलाफ। आला कमान ने हाथ पर बांध रखे हैं, उवाफों की स्थिति में हूँ, न गनम न पलायम। क्या था ये? क्योंकि एक हरीश रावत एक अनुशासित सिपाही है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारी, वजह क्या है? लोग आपसे नाराज हैं या कांग्रेस? इसलिए मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। जुमे को छुट्टी अनाउंस की थी जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई थी। देखिए, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक जगह भी छुट्टी हुई है, हरीश रावत माफी मांगेगा और राजनीति छोड़ देगा। बहुत जोर बाकी है इन बाजुओं में, सत्ता आए कांग्रेस तक, उसके लिए बाजू कमजोर होने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम तीखे सवालों वाला शो 3 के तीर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो चाहे राजनीति में सक्रिय हों या शून्य में हों, लेकिन उनकी अनदेखी कर पाना असंभव है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं बिना वक्त गवाए सीधा स्वागत करती हूं हमारे खास मेहमान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार, मैं भी आप 3 के तीर तीनों देवियों को प्रणाम करता हूँ। हरीश जी, पहला सवाल राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा कि केरल के मुस्लिम लीग सेक्युलर है। आप इत्तेफाक रखते हैं? ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि इतिहास को टटोलिए। मुस्लिम लीग का जो बड़ा हिस्सा था वो जिन्ना के समर्थन में आया और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और जो केरल का हिस्सा था उन्होंने कहा नहीं, हम भारत में रहेंगे, हम विभाजन का विरोध करते हैं, और वो उनके साथ खड़े नहीं हुए। ये वही मुस्लिम लीग है जिन्होंने एक वक्त में लड़कियों के लिए शादी की उम्र भारत में जो कानून है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करवाने के लिए प्रस्ताव पारित करवा लिया था। देखिए, वो शरीयत को मानते हैं, उसके अनुसार उन्हें कुछ बातें सुझाव रखे होंगे, लेकिन देश का कानून जो है किसी एक धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं चलता है। देश का कानून जो है संविधान के अनुसार चलता है। जब वो शरीयत की बात कर रहे हैं तो फिर वो सेकुलर कैसे हुए? शरीयत का और सेकुलरिज्म का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि शरीयत एक विश्वास है, एक मुस्लिम के ऊपर उनको गवर्न करने वाला एक नहीं। लेकिन शरीयत लॉ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो दूसरे धर्मों में नहीं है। नहीं, दूसरे धर्मों में हो तो फिर मुस्लिम धर्म से अंतर कैसे? सेकुलरिज्म तो वो हुआ जिसमें हर धर्म को माना जाए। इसलिए दूसरे जो धर्म हैं उन धर्मों में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं, और उन भिन्नताओं का समन्वय करके ही हमारे देश के राजनेताओं ने संवैधानिक कानून बनाया। ठीक है, बात देश के नेताओं की। हमारा देश जो है हमारे देश के संवैधानिक कानून से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी की जरा बात कर लें। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, बीजेपी कहती है कि फजीहत करा के आते हैं, देश को अपमानित करते हैं और प्रधानमंत्री का अपमान कराते। मैं भाजपा से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये भाजपा और भारत कब से एक हो गए? भाजपा एक राजनीतिक दल है और राहुल गांधी जी एक राजनीतिक दल के नेता है। जो वो प्रधानमंत्री तो देश के है ना। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं पीएम का या देश का अपमान करते हैं। पीएम, यदि पीएम के तौर पर कोई बात करे, आचरण करें, तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यदि पीएम एक राजनीतिक दल के प्रमुख के रूप में या उसके प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कोई बात करे, जब प्रधानमंत्री जी विदेश के, सामान्य सिद्धांत था देश के अंदर कि विदेश की धरती में जो है देश के सर्वमान्य चीजों की कोई आलोचना नहीं करता। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ सही नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, यदि सही हो रहा है तो फिर ये सवाल उठ क्यों रहा है? सरकार लक्ष्यगत तरीके से कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी सरकार के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, केरल स्टोरी या दूसरी स्टोरीज, ये गरीबी की स्टोरी की बात क्यों नहीं करते हैं? कुपोषण के मामले में, महिला कुपोषण, बाल कुपोषण में हम श्रीलंका
और नेपाल और दूसरे देशों से भी पीछे खड़े हैं। तो इन चीजों पर इनके खिलाफ जिहाद की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जिहाद की बात क्यों नहीं करते? लेकिन प्रधानमंत्री जी को या उनके अनुयायियों को कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी कुछ चीजें आती हैं। इस पर भी बात करेंगे। ये आप जब कोई चीजें एक कम्युनिटी विशेष को लक्ष्यगत करके करेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि सारी सबको आप एक दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या हरीश रावत के लिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता? देश के कानून की जिम्मेदारी है, यदि कोई कानून के विपरीत काम कर रहा है काम करे। और कानून का कस्टोडियन कौन है जिम्मेदार आज के दिन? 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। यदि ऐसा हो रहा है जैसा केरल स्टोरी की बात कही जा रही है, जैसा लव जिहाद की बात कही जा रही है, उस पर भी आएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, आपने अभिमन्यु कहा, तो क्या वो भी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? क्योंकि अभिमन्यु तो 7वां जो घेरा था वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। आपने आधा ही कहा ना। मैंने कहा इतिहास वो गलती दोहराएगा नहीं जो अभिमन्यु के साथ हो गई। और ये भी कहा था। हाँ, मैंने कहा राहुल गांधी जी वो अभिमन्यु हैं जो है भाजपा के सारे द्वारों को, चक्रव्यूह को सारे तोड़ करके 2024 में लोकतांत्रिक शक्तियों की सरकार दिल्ली के अंदर बनाएंगे। ठीक है, बात पहलवानों की करते हैं। पहलवानों के आंदोलन के साथ आप खड़े हैं, साफ है। क्या ये अब सियासी मोड़ लेता नहीं जा रहा? एक बात मैं सीधी बात करता हूं, कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसमें सियासत की राय ना हो? तो सियासतदान को आप मौका क्यों दे रहे हैं? तो सरकार को देखना चाहिए था। जिन पहलवानों ने अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, सचेष्टता से देश का सम्मान बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, हमारे तिरंगे झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। उन पहलवानों की एक शिकायत, महिला पहलवानों ने कहा कि हमारा उत्पीड़न किया गया। तो होना ये चाहिए था कि जब उन्होंने उत्पीड़न की शिकायत की तो सत्ता उनको बुलाती, कहते भाई बजरंग, या कहते साक्षी बेटा क्या बात है, तुम लोगों ने तो देश का बड़ा मान बढ़ाया, ये क्या सवाल मैं सुन रहा हूं, आओ मुझे बताओ। ये तो सब भाग करके जाते नहीं, लेकिन गंगा में जाके मेडल प्रभावित कर देना ये कितना सही है? वो मेडल बहाने की बात करें, ये कितना समर्थन आप करते हैं? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई महिला जब इंतहा हो जाएगी तभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, विशेष तौर पर शारीरिक, ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं सबूत ही नहीं है पहलवानों के पास उनके खिलाफ। ब्रिजभूषण कह रहे हैं ना, लेकिन जो पीड़ित है वो क्या कह रहे हैं उसको भी तो समझना चाहिए। और पीड़िता को हमारा कानून क्या कहता है? हरीश जी, उस कानून के तहत जो है पीड़िता के बयान को मान करके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। और जब उस बार उनको आश्वस्त किया गया, फिर कार्रवाई नहीं हुई, फिर उनको जंतर मंतर पर आना पड़ा, फिर धरना देना पड़ा, तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस, जो अपने को सबसे तेज पुलिस कहती है, और वो कार्रवाई नहीं करती है। हरीश जी, जब इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जो मैं महसूस करता हूं, यदि सत्ता के शीर्ष ने बुला करके कहा होता कि कहते अच्छा बेटा ऐसा तुम्हारी शिकायत है, मैं उनको बुलाता हूँ, अध्यक्ष को बुलाते, कहते भाई तुम्हारी पार्टी, लेकिन सत्ता के शीर्ष तो न्याय देंगे नहीं, न्याय तो कानून से ही आएगा ना। छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सम्मान को बढ़ाने वाले बिना कार्रवाई के अध्यक्ष पद छोड़ दें, आप ही कह रहे हैं कि कार्रवाई पूरी ना हो, प्रोसीजर पूरा ना हो। उनके ऊपर जो आरोप लगा, और आरोप लगाने वाले कोई साधारण लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, आप गंगा मैया के पास अर्जी लगाने पहुंचे थे। अब कब वो गंगा मैया के पास पहुंचे? और आप अर्जी लगाने कांग्रेस पहुंची थी, तो न्याय कांग्रेस को गंगा मैया देगी या कानून देगी? जब प्रधानमंत्री भैया सुनने के लिए इनकार कर दें, और वो 300-400 लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते, एक मजिस्ट्रेट आता ज्ञापन ले जाता उनका, और उनको आप ज्ञापन लेने के बजाय उनको घसीट करके आप थाने में लेकर के जाते हैं। एक सेकंड मुझे सेंटेंस पूरा करने दीजिए।
उनको घसीट करके आप थाने में ले जाते हैं और उसके बाद जहां वो बैठ करके अपनी लोकतांत्रिक आवाज को उठा रहे हैं, उनके तंबू को आप वहां से हटा देते हैं पुलिस के बल पर। तो कहां जाएंगे वो? गंगा मैया के पास नहीं जाएंगे। वो नई संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस क्यों नहीं रोकेगी? किसने कहा संसद में घुसने की कोशिश कर? तो कार्रवाई क्यों? उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस हम मौका ज्ञापन क्यों देना देख चाह रही रहे है? हैं। उन्होंने कहा हम ज्ञापन देना कांग्रेस चाह रहे हैं। राजनीति का मौका क्यों ढूंढ रही है? मुझे एक बात बताइए, कहीं आया है कि कोई ज्ञापन लेने के लिए कोई मजिस्ट्रेट आया, कोई सीनियर ऑफिसर आया, प्रधानमंत्री जी ने किसी मंत्री को डिप्यूट किया उनका ज्ञापन लेने के लिए? अच्छा, एक जो आरोप देश जो का लग रहा है, सम्मान बढ़ा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, उनका ज्ञापन लेने के लिए कोई मंत्री नहीं आ सकता? तो आप केवल एक काम कर सकते हैं कि वो हटे, तो जंतर मंतर से उनका टंटा मंटा जहां वो धरने पे बैठे हुए थे उसको हटा देते हैं। जब आप हटाते हैं तो हटाते हैं, मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जब आप हटाते हैं, जब आप हटाते खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक जीता, जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, पीटी उषा उस कमेटी का हिस्सा रही हैं, उसके बाद भी उस कमेटी के रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है पहलवान। एफआईआर दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक बात गिरफ्तारी की हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। कपिल सिब्बल वकालत कर रहे हैं पहलवानों की, उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं ले पा रहे तो कहीं तो कोई मसला है। न्याय आफ्टर ऑल अदालत से ही ना। उस कमेटी की रिपोर्ट डिस्प्यूटेड होगी जब कमेटी के मेंबर्स ने ही उस पर कुछ बातें कह दी, नंबर 1। नंबर 2, न्यायालय में कई स्टेजेज होती हैं। पहली स्टेज तो एफआईआर है, एफआईआर तो दर्ज हो। क्या वो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है। क्या वो संबंधित व्यक्ति से उस पार्टी देश के सरबराह को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम हटो इस पद से? कानून के हिसाब से काम होगा। अब जरा आगे चलते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अवैध मजारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 400 ऐसे मजार है जिन्हें ध्वस्त किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अवैध हैं, गलत हैं, उसमें आपको एक स्पष्ट मानक बनाना पड़ेगा कितनी मजारें हैं। और मैंने तो एक सवाल किया था इनसे कि इन मजारों में से कितनी मजारें ऐसी हैं जो 2009 के बाद अस्तित्व में आई हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर साधु संतों की, महात्मा पीर फकीरों की धरती है, वहां बड़े बड़े तपस्वियों ने जंगलों में तपस्या की। हमारे मंदिर हैं, गुरु गोरखनाथ की धुनी है, अखंड धुनी है, घने जंगल में, बांस के जंगल में जो है, और भी बहुत सारे मंदिर। तो क्या ऐसे मजार बनेंगे जिनका दावा करने कोई नहीं आ रहा? अतिक्रमण होगा मजारों के नाम पर? हमारी जो है गरिया माता का धार्मिक स्थल के नाम पर अतिक्रमण सही है क्या? दूसरे मंदिर हैं। नहीं, देखिए, आप 2 यार्डस्टिक नहीं बना सकते। यार्डस्टिक आपको एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि कानून के सामने सब समान है। आप मजार को एक नजर से, मंदिर को एक नजर से नहीं देख सकते। तो हमने एक सुझाव दिया था। हमने कहा था आजादी से पहले के जो हैं, कुछ आजादी के पहले के भी हैं, कुछ 50-100 सालों से हैं, कुछों पर हिंदू मुसलमान सबका बराबर का यकीन है, और कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है इन मजारों के लिए तो कोई आया ही नहीं। जिनके पुराने तुमको दस्तावेज मिल जाए, 50 साल 60 साल के दस्तावेज मिल जाए। नहीं, 10 से 15 सालों में बनी है ये मजारें, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। मैं कह रहा हूं, और वो बीजेपी का भी कार्यकाल है, आपका भी है। केवल भाजपा कह रही है कि उनको तोड़ने का विरोध हो रहा है। मुस्लिम भी कह रहे हैं कि जो मजारें इस दृष्टिकोण से बनी हैं, जिनको आप अवैध मानते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जो लोगों ने जमीनों में किया है, आप उनको तोड़िए। तो लेकिन आप उसके लिए जिहाद शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो जिहाद आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। आप अवैध कब्जेदारों को हटाने की बात करिए। अवैध कब्जेदारों में भी हमारे उत्तराखंड के अंदर भूमिहीनों के कब्जे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, गरीब लोग हैं। तो आप सबको एक उससे नहीं हाँक सकते हैं। आप गरीबों की बात कर रहे हैं, आप जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन हरीश जी, बीजेपी मिथ तोड़ते हुए दूसरी बार सत्ता में आई है, क्या कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है? देखिए, सत्ता में तो आते हैं, सत्ता में आने के कई कारण होते हैं, कई फैक्टर होते हैं, लेकिन क्या हम सत्ता में नहीं हैं तो हमारा विपक्ष धर्म खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र के अंदर जो हार जाते हैं उनको अपनी जनता के सवालों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? प्रदर्शन करके, धरना देकर? हम कह रहे हैं यदि कहीं गलत हैं तो उनको एक नजर से देखिए,
उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मैं इस शब्द के खिलाफ हूं, जिहाद होना चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, जिहाद होना चाहिए महंगाई के खिलाफ, जिहाद होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये सारी बातें जिहाद होना चाहिए महिलाओं के खिलाफ। मुख्यमंत्री धामी की बहुत बार तारीफ कर चुके हैं आप, अभी जो आप कह रहे हैं वो भी बातें सही है। देखिए, अभी 1 साल हुआ है और एक बार अप्रेंटिस थे कुछ समय के लिए जो है। जब 9 साल के कार्य की बात आती है तो भाजपा के पाप बहुत गहरे हैं। उत्तराखंड पर उन्होंने बहुत गहरे घाव लगाए हैं। बेरोजगारी आज चरम पर है, महंगाई से सारा राज्य पीड़ित है, भ्रष्टाचार आज सबसे ज्यादा है और सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नलों में पानी नहीं है, बिजली छलवा बन करके रह गई है, बिजली के पानी के हाउस टैक्स इत्यादि आपने इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए उसका बोझ सहन करना कठिन हो गया। मगर ये सारे सवाल हैं। मैंने ये कहा कि अभी धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल हुआ है। मैंने कहा यदि कुछ जितनी तेजी वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सवालों को उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सीएम धामी की तारीफ की वजह ये तो नहीं है कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी नहीं बना पाए थे अपने कार्यकाल के टाइम, बीजेपी ने करके दिखा दिया। कहाँ बनाए उन्होंने राजधानी? वो राजधानी मुझको दिखाइए ना। उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है? यदि देश को है तो उसके विषय में देश में कंसेंसस बननी चाहिए। इसीलिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिनमें सभी लोग प्रयास जो है कांग्रेस के थे, धामी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं इस पर। अम्बेडकर साहब के देखरेख में नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का समावेश किया कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा, लोगों को सहमत करवाया जाएगा। धामी जी की दिक्कत ये हो रही है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उधर 5 साल के भाजपा के पापों का पूरी गठरी श्री पुष्कर सिंह धामी के सर पर है। तो उसको छिपाने के लिए 2 सीटें हारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केरला स्टोरी का बहुत जिक्र करते हैं आप। यदि कोई मूवी बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है उस पर बनेगी, जरूर जाऊंगा देखने के लिए। कोई महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए उस पर बनेगी, तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे हो जाए उसके लिए बनेगी। देखिए, लव जिहाद एक मुद्दा नहीं है हरीश रावत के देश के अंदर बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है। हमारे उत्तराखंड के अंदर अंकिता, जिसको मरने के लिए विवश कर दिया गया, एक हौसी ने जो है अंकिता हत्याकांड जो है उसकी स्टोरी है। किरण हत्याकांड है जिसको एक बहसी ने मार डाला, यहाँ जिसको छावला रेप केस कहा गया है, उसकी स्टोरी है उत्तराखंड के सामने। उत्तराखंड में बहुत सारी और स्टोरीज हैं। इन स्टोरीज को देखेंगे और केरला स्टोरी युवा ISIS में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा नहीं है देश के लिए। मैं कह रहा हूँ यदि ISI पर प्रतिबंध है और ISI के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। हरीश जी, हालांकि सवाल आप पे भी उठे थे जब आपने जुमे को छुट्टी अनाउंस की थी, जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई थी। खैर आगे बढ़ते, इससे आगे बढ़ते हैं। हे देवी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरा सा भाजपा रूपी सब देवताओं से कह दो कि जुम्मे की नमाज की, जुम्मे की यदि मैंने छुट्टी की होगी, जुम्मे का मतलब हर फ्राइडे जो है, महीने में 5 दिन, यदि मैंने छुट्टी की है तो कोई स्कूल तो होगा सरकारी, हजारों स्कूल हैं, हजारों कार्यालय हैं, कहीं यदि छुट्टी हुई है, एक जगह भी छुट्टी हुई है, हरीश रावत माफी मांगेगा और राजनीति छोड़ देगा। आपका एक बयान आया था कि मैं अपनी पारी खेल चुका हूं, तो क्या भविष्य में आप मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं? मैंने कहा कि मैं जो ऐसे मोड़ पर हूं कि अब मेरा दायित्व है कि मैं पार्टी को ताकत दूं, इसलिए मैं किसी पद की या पोस्ट की आकांक्षा में नहीं हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि पार्टी जीते और उस जिताने में मैं कुछ भूमिका अदा कर सकूं। लेकिन आपने ही ट्वीट किया था, आला कमान ने हाथ पर बांध रखे हैं, उआपो की स्थिति में हूं, न गैनम न पलायम। क्या था ये क्या ब्लैकमेल कर रहे थे आप आला कमान को? 2022 की बात है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। 2022 से 23 में क्या हुआ? उसका जो अभिप्राय था, उस अभिप्राय पर और उसका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य पर मैं कायम रहता तो उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की सरकार आती। उत्तराखंड में कांग्रेस हारी, वजह क्या है? लोग आपसे नाराज हैं या कांग्रेस से? यदि हम अब जीत रहे हैं, हिमाचल में जीत गए,
कर्नाटक में जीत गए, लेकिन उत्तराखंड में वजह क्या रही? ये हमारे नेतागणों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जनता की कृपा है, और हम ये कृपा उत्तराखंड में नहीं ले पाए, तो किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है, इसलिए मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है और उसकी जिम्मेदारी ले ली है। आने वाले चुनावों में बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए क्या रहेगा? बीजेपी रहेगी आपकी आपसी जो मतभेद नजर आ रहे हैं? कहीं मतभेद नहीं है, हम चुनौतियों को समझते हैं। फिर हमको हिमाचल ने और कर्नाटक ने एक सबक दिया है, यदि हम उससे सबक नहीं लेते हैं, देश भर के जितने भी राज्य है सबको सबक लेना है। यदि हम आपस में एकता नहीं रखेंगे तो हम कर्नाटक दोहरा नहीं पाएंगे। और आपने ही कहा था कि सरकार गिराने वालों को आप कभी माफ नहीं करेंगे। हरक सिंह रावत को आपने दिल से माफ किया या नहीं? देखिए, ये कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। 2016 में उत्तराखंड में लोकतंत्र की भी हत्या हुई, संसदीय लोकतंत्र पे भी एक वो लगा। धन शक्ति से भाजपा ने एक सरकार गिराने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने दल बदलुओं को महापापी कहा और सरकार के कदम को गलत ठहराया। अनंतोगत्वा सरकार को अपना कदम राष्ट्रपति शासन लागू करने का वापस लेना पड़ा। कांग्रेस को सत्ता में लाने के वो कारक बने, उसके लिए काम करें, ये असली सवाल है और समय उनको माफ कर देगा। ठीक है, समय माफ कर देगा, समय आ रहा है चुनावों का। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सरकार गिराई, सरकार सत्ता से बाहर पार्टी हो गई और अब आप पार्टी से सब कुछ हासिल कर लेना चाहें। आपकी बात कर लेते हैं जी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका गलत असर जाएगा। दूसरी बार जो कोई ऐसा करेगा वो कहेगा भाई उसके, लेकिन असर आप पर भी बहुत पड़ता है। 2024 के चुनाव में हरिद्वार से आप लड़ेंगे या हरक सिंह रावत? आपका बहुत बार टिकट कटता है पार्टी में। इस बार आप क्या चाहती हैं? जो आप कहते हैं वो कर लेंगे। आप कहां से चाहते हैं? 2000 देखिए, हरीश रावत जो है, लेकिन रामनगर से आपने चाहा, नहीं मिल पाया। हरीश रावत एक पार्टी का एक सीनियर आदमी, इतना पार्टी ने इतने पदों पर मुझको बिठाया है, तो पार्टी जो कुछ तय करेगी मैं उसका पालन करूंगा। हरक सिंह रावत ने 2024 के लिए आपसे आशीर्वाद मांगा। आपने कहा कार्यकर्ताओं को दूंगा। कैसे लड़ेंगे प्रीतम सिंह के साथ, हरक सिंह रावत के साथ 2024 की लड़ाई? हम किसी से नहीं लड़ेंगे। उनके साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे 2024 की लड़ाई? पार्टी के झंडे के साथ आशीर्वाद मांगते हैं, तब तो मना कर देते हैं। सबको पार्टी को साथ लेकर के चलना चाहिए, काम करना चाहिए। अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग काम करें और बहुत सारी काम है। आजकल हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम हमारा है। मैं जगह जगह अपनी अर्जी लगा रहा हूं लोगों के पास, कांग्रेस से जुड़िए की करके उसकी यात्रा कर रहा हूं। और लोग भी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन को संगठित करें। आप हाथ से हाथ जोड़े चला रहे, लेकिन आपको कांग्रेस में फ्री हैंड नहीं मिला है। फ्री हैंड चाहिए भी नहीं। देखो, जिनको काम करना होता है उनको हाथ बांध करके रखने पड़ते हैं। कहा था कि कांग्रेस अपने स्टेट लीडरशिप को बढ़ाती नहीं है और बढ़ानी चाहिए, भरोसा और बढ़ाना चाहिए। ये कभी नहीं कहा। मैं तो हमेशा लीडरशिप ने जो कुछ कहा मैं उसके साथ खड़ा रहा हूं। राजनीति में आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी रही? समय मेरे साथ नहीं रहा। जी, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ऐतिहासिक लम्हा भारत के लिए। आज से 50 साल बाद देखें, क्या ये भूल नहीं होगी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस ऐतिहासिक मौके पर नहीं थी? इसको क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं समझना चाहिए था? क्या एक आम राय बनाने की जरूरत नहीं थी? क्या विपक्ष के नेताओं को बुला करके उनसे पूछा नहीं जाना चाहता कि भाई संसद भवन बना दिया है, नया बन गया है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी राय थी या नहीं थी, लेकिन अब उद्घाटन होना है, बताइए क्या करना है? इनविटेशन तो गया था। इनविटेशन से क्या मतलब है? इतना बड़ा लम्हा जिसको आप ऐतिहासिक क्षण कर रहे हैं, उस ऐतिहासिक क्षण में आप एक जबरदस्त विचलन कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात कर लें तो आपने अपनी बेटी को तो विधायक बनवा दिया हरिद्वार से, बेटे पर भी पूरा फोकस है। परिवारवाद का आरोप लगता है आप पर? इस आरोप को कुछ सीमा तक मुझे स्वीकार करना चाहिए। कुछ सीमा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी के लिए मेरे बेटे बेटी यदि काम कर रहे हैं तो उनको एक कार्यकर्ता के रूप में पूरा हक है। आखिरी पड़ाव पर है हमारा कार्यक्रम, रैपिड फायर राउंड। एक नाम और एक सेंटेंस में आपको उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। नरेंद्र मोदी। एक विफलता की ओर अग्रसर होते हुए प्रधानमंत्री, जिनके पास जनता को बताने के लिए जो बुनियादी सवाल है उन पर कुछ भी नहीं है, केवल कुछ इवेंट मैनेजमेंट के अलावा। तो एक परफेक्ट इवेंट मैनेजर और एक
लोगों से संवाद की कला के माहिर। रणजीत रावत। नो कमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ। वो एक अच्छे मुख्यमंत्री होते यदि जितनी शक्ति वो ये जिहाद आदि के खिलाफ लगा रहे हैं, जिहाद आदि जैसे सवालों को उठा करके कर रहे हैं, तो यदि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले चले तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हो सकती हैं। हरक सिंह रावत। नो कमेंट। प्रीतम सिंह। बहुत अच्छे नेता, हमारे भविष्य की आशा। करण माहरा। हमारी भविष्य की आशा, बहुत अच्छे, मेरी बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। पुष्कर सिंह धामी। सही व्यक्ति हो सकते थे लेकिन गलत जगह है, इसलिए विफलता निश्चित है। ठीक है, क्योंकि 75 साल अब हो चुके हैं, तो अपने बारे में भी एक कमेंट कर दीजिए। अभी बहुत जोर बाकी है इन बाजुओं में, और सत्ता आए कांग्रेस तक, उसके लिए बाजू कमजोर होने वाले नहीं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास प्रोग्राम 3 के तीर में आने के लिए और हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद। हर सवाल का आपने सटीक जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि 3 के तीर हमारे न्यूज 18 के दर्शकों को खूब पसंद आया होगा। आपको पसंद आए मेरे जवाब, इसके लिए मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 पर आने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।